हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइंस और जीके दोनों का मिक्सअप प्रैक्टिस सेट, मतलब पहले जीके का फिर साइंस का। ये क्लास 10वां होने वाला है, प्रैक्टिस सेट 10वां नहीं है। प्रैक्टिस सेट अगर साइंस की बात करें तो 30वां प्रैक्टिस सेट और जीके 22वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। रोज तांडो का मतलब रोज तांडो एग्जाम डेट हमारी तरफ से आउट हो गया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। कल मैंने जो वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट का 9वां क्लास डाला था उसमें अच्छा खासा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। लगभग 200 बच्चों ने देखा है, जो कि मेरे लिए ठीक ठाक है। तो और भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग के लिए मैराथन लगा जाए। लाइव 7 PM पे रोज़ आ जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? रोज़ मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ, प्लस 2 सेक्शन 2 का जो प्रैक्टिस सेट होता है, फिजिक्स प्लस मैथ दोनों मिक्सअप होता है, तो वो प्रैक्टिस सेट मैं 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो जरूर आप लोग वहाँ लगाया करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देना नहीं है। टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो एक बार कहेंगे कि लाइक जिसने भी नहीं किया है लाइक कर दीजिए एंड शेयर सभी लोग कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हाई हो जाए। एंड एक बार बोलिए सभी लोग जय हिंद, और स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैंने दूसरा PDF ओपन कर लिया। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ का, कोस्ट गार्ड का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां डिस्कस करेंगे, जीके का। इससे बाहर कुछ भी नहीं। और जो एक्स्ट्रा हम बताते चले वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 500 क्वेश्चन, लगभग 500 से कम ही 400 के आसपास जीके का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, और 500 से प्लस आपका साइंस का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको हिट करेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। ओके, 7 PM पे आ जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और फर्स्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से। तो जिसने भी शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर दीजिए भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लेख 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। और सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देगा। ऑप्शन आपका दे रखा है मौलिक अधिकारों, बी में दे रखा है प्रस्तावना, सी में दे रखा है राज्य निर्देशक तत्वों की नीति, और डी में दे रखा है मौलिक कर्तव्यों। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है कि भारतीय संविधान में जो लेख 36 से कितना 51 तक जो रखा गया है वो किस रूप में जाना जाता है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों, प्रस्तावना, राज्य निर्देशक तत्वों की नीति, और या फिर मौलिक कर्तव्य। तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है मैं देखता हूँ। ओके, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में जो लेख 36 से 51 है वो है राज्य निर्देशक तत्वों की नीति, जो कि ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और सभी लोग आप लोग नोट करते चलिएगा। और PDF तो मिल ही रहा है, PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में, जीके का क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में दे रखा है कॉपरनिक्स, बी है फ्रॉन फिप्स, सी में दिया है कार्ल रिटर, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर देगा कौन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिक्स, फ्रॉन फिप्स, कार्ल रिटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सौर प्रणाली की खोज की थी किसने? कॉपरनिक्स ने, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कुछ जैसे है, ये आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि जीके में आपके एग्जाम में आता है। और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कहा जाए, ग्रहों की संख्या कहा जाए तो वो लगभग कितना है? 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है, नोट करते चलिए। और सबसे चमकीला ग्रह, ये शायद आपसे एग्जाम में ना पूछे लेकिन लिख लीजिए, चमकीला ग्रह शुक्र होगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा देते हैं। ओके, तो ये तो आपने लिख लिया। उसके बाद बात करेंगे किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन, ये क्वेश्चन आप मुंह से जो बोल रहे हैं वो सुनिए, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो किस दिन होती है सबसे नज़दीक? तो वो होती है 3 जनवरी को। नोट कीजिए, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, सूर्य के सबसे निकट होती है। ओके, अगर बात करें किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, सबसे निकटतम होती है 3 जनवरी को, और सबसे दूर किस दिन होती है? तो सबसे दूर जो होती है वो किस दिन होती है? वो होती है आपका 4 जुलाई को। ओके, 4 जुलाई को। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात कर ले टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, कुछ ग्रहों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए, चलिए मैंने करा दिया तो कराते चलो। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ओके, किस ग्रह का उपग्रह है भाई साहब? तो ये उपग्रह किसका है भाई साहब? तो ये है शनि का। तो आपको नोट करते चलना है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं कराते चल रहा हूँ। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं वो आपको बताना है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो बराबर कहाँ पे होते हैं भाई साहब? होता है विषुवत रेखा पर। चलिए नोट करते चलिए, विषुवत रेखा
पर। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर है, तो विषुवत रेखा पर। उसके बाद चलेंगे, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। किस गति के कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके फिजिक्स में भी क्वेश्चन ये पूछ ले, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जीके में। किस गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं वो आपको बताना है। किस गति के कारण पृथ्वी पर, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो होता है भाई साहब घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन जिसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो आप लोग नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट जो भी है मैं कराते चल रहा हूँ। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे दूर स्थित ग्रह जो है दूरी पर जो है वो कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है, वरुण है। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, मैं आपको बताते चलूँ कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है। पृथ्वी का निकटतम तारा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, निकटतम तारा। तो चलिए मैं निकटतम तारा लिखवा दूँ आपको, ये होगा आपका प्रोक्सिमा सेनेटोरी। चलिए इसको लिख देता हूँ, शायद आपको लिखने में प्रॉब्लम हो। प्रोक्सिमा, उसके बाद सेनेटोरी, एक ही में है सेनेटोरी। तो नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए भाई साहब, जल्दी से जल्दी। ओके, एक और क्वेश्चन था, शुमेकर लेवी जो 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, वो क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा वो बृहस्पति हो जाएगा। ओके, जो कि टकराया किस ग्रह से था, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। शुमेकर लेवी जो 9 था वो किस ग्रह से टकराया था, वो बृहस्पति से टकराया था। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी दे रखा है वेट लिफ्टिंग। ओके, तो देवधर ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है वो बताइए। मेरे ख्याल से आप सभी लोग 50% लोग बताएंगे, 50% लोग नहीं बताएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। और तो देवधर ट्रॉफी जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। ओके, देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसी में ईरानी ट्रॉफी है और भी ट्रॉफीज़ हैं जो क्रिकेट से संबंधित है। ओके, जल्दी से जल्दी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दे रखा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर देता कौन है कि करो और मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, बी में दे रखा है सरदार भगत सिंह और सी में दे रखा है महात्मा गांधी और डी में दे रखा है सरदार पटेल। ओके, तो करो या मरो का नारा जो किसने दिया था वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, करो और मरो का नारा किसने दिया था। चलिए सबसे पहले बताइए, देखते हैं कौन बताता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। HW में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दे रहा है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं कि आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जेम्स, टेम्स, थेम्स, हेम्स, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ। जो लंदन बसा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन शहर जो बसा है, नगर जो बसा है वो आपका किस नदी के किनारे, तो आपका है टेम्स नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कि आपका जो टेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक, उसके बाद अगर बात कर ले कि आपका जो होता है क्या बोलते हैं रोम इटली अगर आपसे पूछ ले रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है, रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आप क्या बोलिएगा, तो रोम जो इटली है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो वो बसा है आपका टाइगर नहीं, इसको याद कैसे करिएगा, टाइगर देख कर रोम खड़ा हो जाता है, तो टाइगर आपको याद रखना है। ओके, तो पेरिस फ्रांस की बात कर ले, अगर पेरिस आपका बात कर ले, पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे बसा है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस है सीन नदी। ओके, आपको फटाफट जो मैं लिखवाते चल रहा हूँ वो आप नोट करते चलिएगा। अगर पूछ ले आपसे काहिरा आपसे पूछ ले काहिरा, तो काहिरा आपका नील नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछ ले मास्को, तो मास्को आपको कैसे याद करना है, मास्को आपको याद कर लेना है मॉस्कोवा से। अगर आपसे पूछ ले बोन जो कि जर्मनी में स्थित है, बोन आपसे कहाँ स्थित है, तो बोन कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है बोन राइन नदी के किनारे, ओके, राइन नदी के। अगर आपसे पूछ ले सिडनी किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे सिडनी बचा है, सिडनी कहाँ है भाई साहब, ये तो पता होना चाहिए ना, सिडनी है आपका कहाँ पे है, जल्दी से बताइए।
तो सिडनी आपका कहाँ पे है बताइए जल्दी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, और सिडनी जो है किस नदी किनारे, तो ये डार्लिंग नदी जो है उसके किनारे बसा है। ओके, न्यूयॉर्क की बात कर ले, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है, तो न्यूयॉर्क आपका बसा है किस नदी किनारे, हडसन, हडसन। ओके, ये इस नदी के किनारे आपका बसा है। ओके, और भी जैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, रोम हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि सेंट लुइस जो है किस नदी के किनारे बसा है, सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा है, तो सेंट लुइस अमेरिका में है आपका, तो ये हो जाएगा मिसिसिपी। अगर आपसे बर्लिन पूछ ले जो कि जर्मनी में स्थित है, बर्लिन आपका स्प्री नदी के। बगदाद आपसे पूछ ले, बगदाद, तो बगदाद आपका टाइग्रिस नदी के किनारे। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। ये 5 में से आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं, 4 हुए हैं तो ठीक ठाक है, 5 हुए हैं तो टॉप क्लास की तैयारी है भाई साहब। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साइंस का। प्रैक्टिस सेट होने वाला है साइंस का 30वां। ओके, प्रैक्टिस सेट कितना होने वाला है, 30वां होने वाला है। ओके, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 30वां होने वाला है, तो ये 131वां क्वेश्चन क्यों लगा रखा है, क्योंकि ऑलरेडी 16 मॉक टेस्ट एक अलग प्लेलिस्ट में है, और यहाँ से एकवा मॉक टेस्ट से यहाँ पे 14वां मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो 140 क्वेश्चन आप यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो अर्नेस्ट हैकेल ने निम्न में से किस नियमों को प्रतिपादित किया था, वो आपको बताना है कि अर्नेस्ट जो हैकेल थे वो किस नियम को प्रतिपादित किए थे, वो आपको बताना। ऑप्शन ए में दे रखा है विरासिता का नियम, ऑप्शन दे रखा है वंशानुगता का नियम, सी में दे रखा है पृथकता का नियम, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, राइट आंसर देखते हैं कि अर्नेस्ट हैकेल जो थे उन्होंने किस नियम को प्रतिपादित किया था। वो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। ओके, तो हैकेल जो थे किस नदी याद आ रहा है, नियम का प्रतिपादन किया था, तो वो थे विरासिता का नियम जो था वो हैकेल ने ही प्रतिपादित किया था, क्योंकि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है कि बर्फ़ का गलनांक कितना है। चलिए भाई साहब, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो भाई साहब दिक्कत है। बर्फ़ का गलनांक कितना है वो आपको बताना है। 1000 डिग्री सेल्सियस, बी में दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, सी में दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भाई साहब, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बताना है। ओके, इससे रिलेटेड एक ये तो मान लीजिए सेल्सियस में पूछा है तो आपको बताइएगा। अगर आपसे केल्विन में पूछ लिया जाए कि केल्विन में आप बताइए कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, आप कितना बताइएगा। ओके, तो ये तो आपका बर्फ़ का गलनांक अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो कितना बताइएगा, और सेल्सियस में पूछा जाए तो कितना बताइए। इससे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि दोनों में आपको क्लियर कर दूँ। तो चलिए, बर्फ़ का गलनांक अगर हम बात कर ले केल्विन में, तो केल्विन में होता है 273 केल्विन में आपसे 273 कहेगा, और आपका बर्फ़ का गलनांक सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि क्वेश्चन हमारा 3 में दे रखा है, धातु जो होता है मिश्रण को पारे में घोलने पर क्या बनाता है। धातु मिश्रण को पारे में घोल दिया जाता है तो क्या बनता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका दे रखा है अम्लगम, बी में दे रखा है एलॉय, सी में दे रखा है पारा लवण, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि धातु जो मिश्रण होता है उसको पारे में घोलने पर क्या बनता है। धातु मिश्रण को पारे में घोलने पर क्या बनता है, अम्लगम, एलॉय, पारा लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि धातु मिश्रण को पारा में घोलने से क्या बनता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्लगम, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 134 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि चौथा नंबर आप मान लीजिए। यकृत की सिरोसिस का डैश कारण होता है। यकृत की सिरोसिस का कारण होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कोकीन, बी में दे रखा है अल्कोहल, सी में दे रखा है LSD, और डी में दे रखा है मॉर्फिन। ओके, मॉर्फिन। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। यकृत सिरोसिस का डैश कारण होता है। किसका कारण होता है, यकृत की सिरोसिस का क्या कारण होता है वो आपको बताना है। कोकीन, अल्कोहल, LSD, ओके, LSD है, LSD इस तरीके से आप नोट करिए, और मॉर्फिन। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यकृत के सिरोसिस का कारण होता है वो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्कोहल, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि अर्थराइटिस जो बीमारी होती है वो किस चीज़ की बीमारी है। अर्थराइटिस बीमारी किस चीज़ की है, जोड़ों में सूजन का, या फिर आपका किडनी का, या फिर लीवर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी, जोड़ों का सूजन, किडनी, लीवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्थराइटिस की बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। अर्थराइटिस की बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है भाई साहब, तो अर्थराइटिस बीमारी है किस चीज़ की, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 5 है और 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्थराइटिस जो बीमारी होती है जोड़ों का सूजन जो होता है वो अर्थराइटिस बीमारी होती है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है इसका। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है पेनिक्रियाज, बी में दे रखा है यकृत, सी में दे रखा है पीयूष, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पेनिक्रियाज, यकृत, पीयूष, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पेनिक्रियाज, यकृत, पीयूष, या फिर इनमें से कोई नहीं। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। 136 मतलब कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जीके में आपके लिए मैंने बताया कि आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, और एक क्वेश्चन आपको साइंस से रहेगा कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्यूपंक्चर जो होता है वो क्या है। एक्यूपंक्चर ये क्या है आपको बताना है। एक्यूपंक्चर आखिर है क्या। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ट्यूब टायर की सफाई जो होती है वो टायर उसको साफ वगैरह करके पंचर बनाते हैं, वही ना एक्यूपंक्चर है। हृदय का एक रोग है, नहीं भाई साहब, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन होगा। ट्यूब और टायर की सफाई मत समझ लीजिएगा। ऑप्शन बी सी में दे रखा है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है, और डी में दे रखा है कैंसर का उपचार विधि है। तो एक्यूपंक्चर आपको बताना है, ये समझ लीजिए पंक्चर टाइप का कुछ काम यहाँ पे किया जाएगा। ओके, और इस टाइप से इसका आंसर भी होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो एक्यूपंक्चर है क्या, तो हृदय का एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है, या फिर कैंसर का उपचार विधि है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि एक्यूपंक्चर है क्या। तो एक्यूपंक्चर है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लिए आपका आंसर 10, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुइयों के माध्यम से उपचार विधि जो है एक्यूपंक्चर कहलाता है। इसमें क्या कैसे किया जाता है, इसको पंचर किया जाता है। सुई घोंपिएगा, टायर में पंचर हो जाता है, उसी तरह आपको सुई घोंप के और उसका उपचार विधि किया जाता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन 8 में दे रखा है एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है, तो इसकी आवृत्ति, एक खाली बर्तन मान लीजिए है, उसको पानी से भर दिया जाएगा, और पानी से भर दिया जाएगा तो उसमें जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए में बढ़ जाएगा, बी में दे रखा है कम हो जाएगा, सी में दे रखा है समान रहेगा, या फिर दे रखा है क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है, तो इसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। ओके, और देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है। खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। ओके, सबसे पहले कौन बताता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खाली बर्तन को पानी से जब भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी वाला ऑप्शन, सॉरी बी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है, वो क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है विशिष्ट ऊष्मा, बी में दे रखा है जल तुल्यांक, सी में दे रखा है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और डी में दे रखा है ऊष्माधारिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, VVI लगा लीजिएगा। ओके, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले किसी न किसी शिफ्ट में। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। विशिष्ट ऊष्मा, जल तुल्यांक, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, या फिर ऊष्माधारिता। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर देता कौन है कि एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माधारिता, क्योंकि ऑप्शन डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन के ओर। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए जिसने भी नहीं किया, और सेशन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, क्यों गलती है भाई साहब? पहाड़ों पे दाल देर से गलती है। ओके, तो आपको बताना है। एंड राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देगा। ऑप्शन ए में दे रखा है ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, बी में दे रखा है वायु दाब कम होता है, सी में दे रखा है ऊंचाई पर ठंडक होती है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, पहाड़ों पर दाल जो है या फिर खाना वगैरह जो है जो लेट से बनता है, ऐसा क्या कारण है भाई साहब कि लेट से पहाड़ों पे अगर हम खाना बनाएं तो थोड़ा लेट लगता है बनने में, दाल वगैरह देर से गलती है, ऐसी क्या कारण हो सकती है? जल्दी से बताइए। यहाँ पे तो दाल वगैरह नहीं गलता है तो बोलते हैं लोग कि पानी वगैरह में प्रॉब्लम है, दूसरा पानी रहेगा तो जल्दी गल जाएगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हम पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, क्यों गलती है भाई साहब, वो आपको बताना है। तो चलिए मैं राइट आंसर देता हूँ। पहाड़ों पे जो होता है वायु दाब जो होता है वो कम होता है, वायु का जो दाब होता है, वायु दाब जो होता है वो कम होता है इसलिए आपका जो पहाड़ों पे दाल वगैरह देर से गलती है और लेट से वहाँ पे खाना वगैरह पकता है। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सेशन आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है आपके लिए, व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर, मतलब अगर वो तो बैच वाले बच्चों को मिला है, तो बैच वाले बच्चे आप कभी भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कॉल कीजिए। एंड जो भी बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF, और सेक्शन 2 का भी PDF आपको वहीं पे मिल रहा है टेलीग्राम पे ही। रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, तो रोज़ ज़रूर प्रैक्टिस सेट डाला करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।